अनुज जोहरी और अचीवर लाइन्स ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट्स जो एक एनजीओ है, सीबीओस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। और आज हमारा ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी कार्यक्रम, हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस होता है और उसी में जितने लोग नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं उन सभी की जिम्मेदारी, कर्तव्य, फर्ज बनता है कि वो इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सभी को जागरूक करें कि नशा एक बीमारी है जो तबाह और बर्बाद कर सकती है। तो आइए, बस कुछ ही देर में हमारा ये सेमिनार और अवार्ड फंक्शन, जिसको नाम दिया है हमने रिकवरी चैंपियन। ठीक है सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और किन मारी पिचकारी तोड़ी भी अंगिया, हो रंग रसिया, हो रंग रसिया। ये वाला सॉन्ग था अमिताभ बच्चन जी का। रंग बरसे भीगे झुनर बारी, रंग बरसे। हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी एक हमारा पैनल डिस्कशन, जिसमें हम अपने जो हमारे एक्सपर्ट हैं नशा मुक्ति की जानना चाहेंगे कि नशा मुक्ति के मॉडल पर क्या अभी ज़रूरत है, क्यों रिज़ल्ट इतने खतरनाक होते हैं, आज भी अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते। हमारे बीच है डॉक्टर चहल, जो जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब की मॉडल के बारे में नशा मुक्ति के। एसी अच्छा, गेट खोल दीजिए और नवीन गेट खुलवा दो। डॉक्टर एक बार बोलना जरा, आवाज़ चेक हो जाएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। डॉक्टर अकरम जी, हाँ जी। अंकित भाई आओ, आ जाओ, बैठो। हितेन यार, उसको बाहर कृष्णा है ना, उसको बोलते वो टेंट वाले से टेबल मंगवा दो, वो भी कृष्णा है। हाँ, एक बार शुरू कर दोबारा। हेलो। और एक बार राष्ट्रीय नशा विरोधी संगोष्ठी सेमिनार में हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान हैं, जो आज अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि पूरे विश्व को जागरूक किया जाए। नशा हमारे परिवार की, हमारे देश की, हमारे नौजवानों की एक बहुत ही गंभीर और एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। तो हमारे साथ हैं अंकित त्यागी हैं, हमारे साथ डॉक्टर जोहल हैं जो MBBS हैं और बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं नशा मुक्ति के लिए। हमारे साथ है मीनू, जो एक चेयरमैन है अपनी राइज अगेन फाउंडेशन की, और एक मनोवैज्ञानिक भी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ अकरम जी हैं, जिनका 20 साल का अनुभव है एयरफोर्स के साथ काम करने का, और वहाँ से रिटायर के बाद आज ये बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में। आप सभी का स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि मॉडल कौन सा होना चाहिए नशा मुक्ति का, क्यों हमारे बच्चे नशे की तरफ जाते हैं और कैसे रोकथाम की जाए, क्या हो सकता है कि इन बच्चों को नशे से बचाया जाए, क्या हो सकता है कि जो नशे में फंस गए हैं उन्हें ठीक किया जाए। आज हम उन्हीं मॉडल्स की बात करेंगे और क्या अच्छे तरीके हो सकते हैं, चाहे नशा मुक्ति केंद्र हों, जैसे अंकित त्यागी हमारे साथ हैं, ये अपना एक क्लीन सोबर हाउस के नाम से नोएडा में सेंटर रन करते हैं। इनके विचार, अकरम जी चूँकि बहुत सारे नशा मुक्ति में जाते हैं, राइज अगेन की मीनू मैडम चूँकि ये चेयरमैन है, अपना रिहेबिलिटेशन रन करती है, डॉक्टर चोहल जो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं। तो इन्हीं सभी के विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हमें बहुत ही जागरूक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर जोहल से चाहूँगा कि थोड़ा सा डालें कि मॉडल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए नशा मुक्ति की। डॉक्टर जोहल।
think that पहले इधर से start करोगे ज़्यादा। वो हमारे गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं चाहता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं आप तक मेरी बात को पहुँचाऊँ। Being a doctor, I'm working last 5 to 6 years with the same kind of the people and the patient in every day in my OPD. Why this is really? It's not like, the COVID, we think about the COVID came. Now it's look like it's not a pandemic but epidemic, how drugs illustrating every the youth and all is good. कैसे वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, किस तरीके से वो इन्वायरमेंट से अटैच हो सकते हैं, किस मॉडल पे हम लोग किस तरीके से काम करें और क्या मेडिसिन हो सकती है सॉल्यूशन इस चीज़ के लिए नहीं है। तो इसमें हमारा जो काउंसलिंग है, मोटिवेशन है, किस तरीके से उन्हें इस चीज़ से डाइवर्ट करना है, ये एक मतलब सब लोगों को मिलके एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली कि एक डॉक्टर मेडिसिन देता तो हो सकता है ऐसा इंजेक्शन होता है कि हम लोग लगा देते थे तो वो नशा ही नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमें आगे क्या नया नया मतलब इस तरीके का मोटिवेशन एक दूसरी संस्थाओं से जुड़ के, जो लोकल एनजीओ बॉडीज़ हैं, जो इतने फाउंडेशंस हैं, जो इतनी एक मतलब बहुत ही टैलेंटेड स्टोरीज लेके आए हैं, जो लॉन्गर टाइम से इससे जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने कैसे अपने आप को कॉप अप किया, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है, जिसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का। क्योंकि देखिए यार, मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, किसी चीज़ को हमें किसी को एक्सप्लेन करना उसके 1000 तरीके हो सकते हैं। अब आप किस तरीके से उसको डिलीवर करें दैट मैटर। एंड इवन एज ए डॉक्टर हम लोग देखते हैं कई बार हमारे पास कैजुअल्टी इमरजेंसी के पेशेंट्स आते हैं जो लैप्सस कंडीशन में होते हैं या ओवर ड्रंक इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, तो वी जस्ट गिव द टेक केयर अबाउट हिज detoxification through the medication and how we are taking him to improve as a physiological and social and mental well-being. He can accept himself as a normal human being like you and me. और एक नशे को क्या होता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट हो जाता है यार ये तो ही गाइस लाइक दैट, जो प्रोवोक करती है, एक फैमिली रीज़न हो सकता है, जॉब हो सकता है, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, मैरिज एंड जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो कई बार हम लोग पूछते हैं तो बोलते हैं नहीं आई गॉट इनटू दिस आफ्टर मैरिज मींस द इट हैज समथिंग टू ब्लेम। सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट बेटर वी कैन कम टू ऑल, बिकॉज एवरी ह्यूमन हैज डिफरेंट आइडियाज एंड आइडिया इज ओपिनियन इज अ वेरी वेरी गुड। जैसा कि small conference doesn't mean like कि देखो मैं भी अपनी ऑपरेटिव बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आई केम टू इंटरेक्ट विद यू गाइस के दिस आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स कि व्हाट यू आर फेसिंग विद ऑल काइंड ऑफ दिस न्यू मॉडल ऑफ द नशा जो भी आ रहे हैं हमारे मार्केट में, हम कैसे उसके ऊपर और अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू। क्लैपिंग जो एडिक्शन में है। और पुनर्वास का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करना, इसको कि कहाँ पे खराबी आई है, कहाँ पे हम गलत संगत में गिर गए। और ये बस मेडिसिन से ठीक नहीं होता, ये पूरी प्रॉपर काउंसलिंग होती है उसकी कि मेंटली उसके थॉट्स पे काम करना, CBT REBT के थ्रू थेरेपीज होती हैं, किस पे क्या थेरेपी अप्लाई होगी, सबकी दिक्कत अलग अलग होती हैं और सब पे सेम ट्रीटमेंट नहीं होता, सबको अलग अलग थेरेपी की नीड होती है, सबको अलग मेडिसिन की नीड होती है सब, क्योंकि लाइफ में सबकी दिक्कतें अलग होती हैं तो सबके सॉल्यूशन भी अलग अलग ही होते हैं। ये नहीं होगा कि हाँ ये इस मेडिसिन से ठीक हो सकता है। तो प्रॉपर उसकी काउंसलिंग मेडिसिन के थ्रू हम रिहैब पे काम करते हैं। और ये है कि हम तो उस पर जो पेशेंट है उस पर काम कर देंगे, पर बाहर निकल के वो दोबारा उसी माहौल में जाएगा। तो पहले हमें ये भी ज़रूरी है कि फैमिली की काउंसलिंग भी करें कि ताकि फैमिली उसको सपोर्ट करे। ये नहीं कि हाँ बाहर निकल के ताने दे रहे हैं कि नहीं तू एडिक्ट है, ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो थोड़ा उनको मौका देना चाहिए, तभी
थोड़ा पॉजिटिव असर पड़े मतलब पेशेंट्स पे, और तभी उस पर प्रॉपर हमें रिजल्ट मिल सकेगा। कि ये नहीं कि यहाँ पे रह के बाहर सोसाइटी भी उनको बोलती है कि नहीं तुम एडिक्ट हो, ट्रस्ट नहीं करते, जॉब में भी दिक्कत आती है। तो अंदर कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के जरिए, काउंसलिंग के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, प्रॉपर एक टीम के ज़रिए उन पे काम होता है। रिहैब का यही काम होता है कि हाँ प्रॉपर उनकी लाइफ को रिस्केड्यूल करना, डिसिप्लिन में लेके आना, ये सब। थैंक यू। नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अकरम है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक्स इंडियन एयरफोर्स ट्रेनर हूँ। लास्ट 20 ईयर्स से जो ट्रेनिंग का पैटर्न हमने एयरफोर्स में देखा है वो बहुत ही ग्रास रूट लेवल और बेसिक लेवल पे स्टार्ट होता है, और इसको नशे में कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, नशा मुक्त बनाने के लिए लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो हमें बेसिक्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बेसिक्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस बेसिक्स में न्यूरोप्लास्टिसिटी पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करने की आवश्यकता है हमारी। इसमें हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फिजिकल कैसे उसके सिम्टम्स पे वर्क करना है, या मैम ने बताया कि कैसे मेंटल हेल्थ पे वर्क करना है, फैमिली काउंसलिंग करनी है। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रग डी एडिक्शन एक्चुअली। और इस अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है इसको हमें काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अगर हम ट्रेनिंग को प्रॉपर स्कूल से ही स्टार्ट करेंगे, स्कूल लेवल से ही स्टार्ट करेंगे कि उसके मेंटल हेल्थ पे असर क्या होते हैं, फिजिकल हेल्थ पे क्या असर होते हैं, उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो जो ये ग्रास रूट लेवल पे वर्क किया जाएगा तो इसका असर आगे जाकर हमारे समाज को बेहतर बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। सो मेरा बीइंग अ ट्रेनर फॉर एन एक्सपीरियंस फॉर 20 ईयर्स, आई थिंक रूट कॉज जो है उसका बेसिक लेवल पे वर्क करना, दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अगर हम उस पर वर्क कर पाएँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझा पाएँ, बता पाएँ उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स और मेंटल हेल्थ कंडीशंस को, तो आई थिंक हम इससे अपने समाज को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और अपने समाज को नशे से दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुमन क्लीन हाउस है और हम डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर रन कर रहे हैं। और इस कोर्स के लिए यार तो मैंने 7 सालों में समझा है, और मैं इस दौर से निकला भी हूँ। मैं भी एक एडिक्ट, आज 7 साल होने जा रहे हैं नवंबर में क्लीन। और तो इस कोर्स को जो मैंने समझा है डीपली कि ना यार ट्रीटमेंट जो होना चाहिए ना, पर्सनैलिटी वाइज होना चाहिए एक तो। और जैसे कोई ड्रग्स यूज़ करता है कोकीन का, तो वो इंस्पायर होगा एक कोकीन वाले रिकवरिंग एडिक्ट से, क्योंकि कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ता है और अट्रैक्शन का ही ये कार्यक्रम है। और तो मैं चाहता हूँ कि नशा मुक्ति केंद्र में एक नई पहल शुरू करी जाए कि जैसे हमने डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल रखे हैं, उसमें चेंजेस मोस्टली मैं चाहता हूँ, या हमारी जो भी टीम चाहे और गवर्नमेंट से भी मैं चाहता हूँ ये हो कि सबको उपाधि दी जाए, जैसे कि रिकवरिंग एडिक्ट ही एकमात्र रास्ता है उनको रिकवर करने में। डॉक्टर्स की सपोर्ट लगती है शुरुआती दौर में, फिजिकल ठीक हो जाए, मेंटली के लिए काउंसलिंग, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट है ना, साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए उसको एक सपोर्टेड ग्रुप्स हैं जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, एल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक्स एनोनिमस, उसकी हमें जीवन लाइफ टाइम जरूरत पड़ती है इस कार्यक्रम में। तो उसके व्याप पे मैं चाहता हूँ कि जो डी एडिक्शन सेंटर हैं और वो कुछ चेंजेस लाएँ गवर्नमेंट के हेल्प से, कि रिकवरिंग एडिक्ट जो भी क्लीन चल रहा है और उसको एक अपॉर्चुनिटी है जो उसके लिए काम करना चाहता है। तो जैसे इनका यूज़र है, एल्कोहलिन का यूज़र है, जिसका भी उसकी यूजिंग है और उसका एक्सपीरियंस है रिकवरी का, वो उस उपाधि को ले। और सेंटर में जैसे मेरे पेशेंट आए, जैसे मैं एल्कोहलिक हूँ तो मेरे साथ ज़्यादातर मेरी टीम एल्कोहलिक हो और एल्कोहल वालों का ट्रीटमेंट हो। अब मैं चाहूँगा कि गांजे वाले को या किसी और भी यूजिंग वाले एडिक्ट को मैं ट्रीट करूँगा, तो उससे मेरी मैच नहीं खाएगी वाइब्रेशन। मैंने कई बार देखा है। तो मैं अपने टीम के मेंबर को बोलता हूँ तुमने इसी टाइप का ड्रग्स यूज़ किया तो आप इसको हैंडल करो। तो ऐसे थोड़ा सा मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और उसके इंट्रैक्शन भी उसी से होती है जो उसके टाइप का होता है। और मैं चाहता हूँ यही बदलाव आए, और बहुत ज़रूरत है यार हमारे देश में। आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा फंसी हुई, जैसे डॉक्टर साहब उन भी कह रहे थे कि स्कूल से ही हमें मेंटल हेल्थ का, और गवर्नमेंट ने ये पहल तो करी है, बहुत से
अचीवमेंट भी लाते हैं कि स्कूल में ये चैप्टर डाले जाए मेंटल हेल्थ, क्योंकि बचपन से ही हमें ये कोर्स से घेरा गया है और वो डीपली हम समझ नहीं पाए। तो बचपन में ही हम सीख लेंगे स्कूलों में ही, तो पता चल जाएगा कि हम किस किस ट्रिगर पॉइंट से आउट होकर अपने नशे की तरफ जाते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ों से मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। अभी मैं भी एक रिकवरी एडिक्ट हूँ, 27 साल होने जा रहे हैं, कल 28 साल होने जा रहे हैं मेरे को। और ये तो बड़ा क्लियर हो गया था यूजिंग टाइम में ही, जब मैं यूजर था कि ये एक दिन और उसमें डॉक्टर्स का और हम एडिक्ट का तालमेल बहुत जरूरी है। अब हम सोशल वर्क जो काम कर रहे हैं, मैं ये डॉक्टर से मिल के और हम लोग मिल के समाज में काम कर रहे हैं, तभी मतलब ये काम हो पा रहा है। मैं अनुज भाई के लिए भी बड़ा मतलब मैं अवसर करूँगा कि वो हर साल हम लोगों को बुलाते हैं और ये प्रोग्राम करवाते हैं यहाँ पे, और काफ़ी वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही मतलब मैं अनुज भाई का तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि समाज में जितनी सेवा ये कर रहे हैं वो उतनी लोग लगे हुए हैं इनके पीछे, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं। और एक हम सारी हमारी टीम है, डॉक्टर्स टीम है, और हम लोग जो रिकवरी एडिक्ट हैं, एक वैष्णवी को जो यूजर है उनको बचाने के लिए डॉक्टर को भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल डिपेंडेंसी तोड़नी वो डॉक्टरों का काम है, बाकी काउंसलिंग, बाकी जो उनको रास्ता दिखाना है, हम भोगी हैं, हम उनको रास्ता दिखा रहे थे। क्योंकि डॉक्टर लोग तो कभी ऐसा नहीं किया ना, डॉक्टर को तो अपनी यूज है, उनसे फिजिकल तोड़ने का उनका अनुभव उनके पास है। और हमारे पास एक उसको क्या मतलब किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से उसको रिहाब में रखना है, किस तरीके से उसकी काउंसलिंग करनी है, वो थोड़ी हम टीम मिलकर काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत भारत में नशा अभियान ये बहुत आगे बढ़ गया है। आज जब कभी हम रिकवरी में आए थे तो बहुत कम लोग थे, बहुत ही कम थे, और आज मैं देखता हूँ कि हज़ारों की संख्या में लोग आज रिकवरी एडिक्ट हैं। संस्थाएं काम कर रही हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत मदद कर रही है। जगह जगह एम्स वगैरह जैसे हमारे गाजियाबाद में एम्स खोला हुआ है, डॉक्टरों ने लगे हुए, लेकिन थोड़ा सा मतलब दोनों ही मतलब टीमें मेहनत कर रही है। तो शुक्रियार है, मैं मिलकर हम काम कर रहे हैं, और अनुज भाई का द्वारा मैं धन्यवाद करूँगा कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में बहुत ही मेहनत करते हैं। मैं भी एक एडिट हूँ, और पिछले 12 वर्ष से मैं भी एक NGO से जुड़ा हूँ, सुख सागर फाउंडेशन से। और जो है कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि ये मैसेज या अवेयरनेस जो है हम पे टीम वर्क कर रही है पूरी तरीके से। और जैसा कि अभी अनुज जी बता रहे थे कि डॉक्टर और काउंसलर का भी रोल है, तो हाँ ये बात सच्चाई है, क्योंकि मैं एक टेक्स्ट से एडिट रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर और काउंसलर का भी रोल बहुत बड़ा है हम लोगों की ज़िंदगी में। खासकर मैंने माना है, क्योंकि मेरे को जब कोई काउंसलर समझाता था तो मैं नहीं मानता, तो मैं डॉक्टर की मान जाता था, और जब मेरे को डॉक्टर की कोई बात समझ में नहीं आती तो मैं काउंसलर की मान जाता था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी मेरे दिमाग को फर्क पड़ा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं तो गुड पॉइंट इनमें है। और बाकी यह है कि समाज में जो नशे की एक बीमारी है, क्योंकि 17 साल मेरे को भी नशे से निकले हुए हो गए हैं, तो मैं भी कई जगह कैंपिंग करने तौर पर गया हूँ, तो मैंने देखा है कि दुनिया में अभी इतनी जागरूकता ही नहीं है। वो कहते हैं ना भैया ये छोड़ देगा, ये अपना आप ही छोड़ देगा, ये अपना आप ही पीनी शुरू किया, ये अपना आप ही छोड़ देगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो हम लोगों में कमी है, या शायद सामने वाली जो फैमिली है उनकी सोच में कमी है कि अपने आप नशा नहीं छूटता है यार। कहीं ना कहीं डॉक्टर या काउंसलर या किसी रिहैब सेंटर की जरूरत पड़नी है। जादू टोने, पंडित मौलवी, ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई है, लेकिन मैंने देखा है कि यार कि रिहैब सेंटर ही सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है एक एडिट के लिए, और उसमें एक टीम वर्क जो होती है कि डॉक्टर साहब या जो काउंसलर, उनका भी बहुत बड़ा एक रोल होता है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें मिलकर करती हैं, तो मेरे को लगता है कि यार एक एडिट रिकवरी में चल सकता है। और बाकी के जिस तरीके से जागरूक अभियान हमारा चल रहा है, तो शुक्र है जो है कि मैं उन लोगों का आभारी हूँ कि वो लोग इस चीज़ को आगे चला रहे हैं। और इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर ये चलता रहेगा तो एक दिन हमारा देश या जो है और बाकी के लोग नशा मुक्त ज़िंदगी जी सकते हैं। थैंक यू यार। लेवल है, जैसे हम टोबैको की बात करते हैं, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि सिगरेट पी रहा है बस,
आप सोच रहे हैं ड्रग्स से भी ज़्यादा टोबाको के लोग ज़्यादा एडिक्टेड हैं। पर डे द कंजप्शन इज़ हायर और फेफड़ों के डिजीज़, आज जिस हॉस्पिटल में हम बैठे ना वहाँ पे जाके आप देखेंगे ना बेड पे सांस लेने में कितनी डिफ़िकल्टीज हो रही है। दे आर ऑन दी 6 लीटर ऑक्सीजन, 4 लीटर, lungs totally gone, or maybe they infected with different kind of tuberculosis and other infection। तो आप सोचो हम लोग वो सिंपल एक चीज़ को सोशलाइज करने में देते हैं कि देख रहे हैं गुटखा खा रहे हैं, पान मसाला खा रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, वो एक तो बहुत इजीली अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा यूज है। देन वी कम ऑन द हायर लेवल। अब सबसे पहले इसमें डिटॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी बॉडी को कैसे डिटॉक्स करोगे? अब एज ए डॉक्टर मैं हूँ तो आप सोचिए डॉक्टर्स की अपनी दुकानें हैं, वो दवाएं लिखते रहेंगे। आप सोचिए कि वो जब ड्रग का नशा करके आया है, चाहे वो किसी भी तरीके से बॉडी में ले रहा था, चाहे इंजेक्टेबल ले रहा था या वो सांस के थ्रू ले रहा था, लेकिन हमारा लीवर जो पोर्टल हैपेटिक सिस्टम होता है पूरा 80 to 90% डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर का होता है। तो लीवर तो उसके एंजाइम्स आप देखेंगे जब भी आप टेस्ट वगैरह कराते हैं तो आप AST ALT देखते हैं कैसे पड़े हुए आते हैं उनके। मतलब हमारा लीवर इतना डिस्ट्रॉय है, फिर भी मैं डॉक्टर उसको और दवाई लिख रहा हूँ, तू ये खा, तू ये खा, तू ये खा। हमारे शरीर में 62% वाटर है, क्यों ना हम लोग हमारे शरीर को पानी से ही क्योर करें। बिकॉज हम उस टाइम में जो एकदम उस पर और ज़्यादा बर्डन डालना चाहते हैं ना दुनिया भर का मेडिकेशन, मैं अपने पेशेंट को बहुत कम नीडेड मेडिकेशन देता हूँ। इफ रियली हैज़ एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स मेडिकेशन, अदरवाइज डोंट नेसेसरी पुश, यू नो। जो सोफिस्टिकेटेड नाम से दुनिया भर की लिख दी जाएगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो सब दुकानें चलाने का काम है, ठीक है। आप हमेशा देखेंगे उसको धीरे धीरे 7 to 14 डेज में एक बार मतलब टोटली वॉश आउट होने का बॉडी से, और वॉश आउट होने के बाद में धीरे धीरे उसको लेके आना है, क्योंकि लीवर इज़ नॉट ऑलरेडी सपोर्टिंग। आई सीन बिल्कुल मस्टन वेट लॉस गाइस जिनकी एपिटाइट लॉस हो चुकी है, बाद में जब देखा कि सेंटर में दबा के खाना मिल रहा है, 10-10 रोटी खा रहे हैं और उसके बाद देखते हेल्दी हो जाएंगे हैं। इन चीज़ों पे ध्यान देना है। सेकेंड थिंग, मैंने इतने नशा मुक्ति के अंदर देखे, मैं एक एडवाइस सबको देना चाहता हूँ, फायर सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा काम करें। एक जनरल होता है, अपने आधार कार्ड से फायर सेफ्टी का लाइसेंस लेके अपने पास में रखना बहुत ज़रूरी है। 1-2 सिलेंडर आप जो इतने टाइम से देख रहे हैं, एक छोटी सी हमारी लापरवाही, हम लोग अननोन उसको बहुत इजीली ले लेते हैं। अरे यार क्या यार, सही। अगर बाहर से इन्वेस्टिगेशन होता है या जो प्राइवेट एजेंसीज, मुझे पता है बहुत सारे लोग परेशान करने के लिए हर तरीके के ऑफिशियल्स बैठे रहते हैं सिस्टम के अंदर, तो आप लोग उस चीज़ में अवेयर रहो हमेशा। फायर सेफ्टी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू है, हर सेंटर में होना चाहिए। 1-2 सिलेंडर अपने मतलब उसको यूज़ करना भी आना चाहिए, पता चले कि जब आग लगी तो खोलना भी नहीं आया हमें। अभी जो लोगों के साथ इतने हो रहे, पीजी हॉस्टल्स में सोचिए आग लगी, पता है ये तो बहुत एक मतलब कॉमन सेंस की बात है ना। आप 50 लोगों को हम एक साथ इकट्ठा करके रख रहे हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन सही से नहीं है, साफ सफाई नहीं है, उनको फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, हर तरीके के इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसके वजह से आप तो और ज़्यादा मतलब बढ़ा रहे हैं, बिठा के साथ बीमार कर रहे हैं लोग। हाँ, यूटी मैंने बहुत देखे हैं इस तरीके से। प्लीज़ इन चीज़ों पे थोड़ा सा हाइजीन और इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको सही लाइफ में लाने के लिए। फंगल इन्फेक्शन हो रखे हैं, उनके कपड़ों का ड्रेसिंग, यार जब तुम इतना कर रहे हो तो एक 500 रुपये की ड्रेस का सिस्टम ही बना दो, जो कॉटन की पतली सी पहन के, जिसमें डिफरेंट भी नहीं होंगे और वो उसको पहन के घूमता रहेगा, तो यही रहेगा कि ये कलर में सब एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। दे आर इन द सेम यूनिफॉर्म, देयर इज नो टोटल डिस्टिंक्शन। यूनिफॉर्म तो होना चाहिए। डेफिनेटली मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा सर कि अगर हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें एवरी काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनजीओस, वो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। जैसे आपने फायर सेफ्टी की बात की, ये बहुत ही नेग्लेक्टेड पॉइंट है अभी, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। सो बेसिक उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ करना या बेसिक आपके जो अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग में बेसिक फायर ट्रेनिंग देना या और भी तरह की ट्रेनिंग देना, जैसे क्लीनलीनेस के जो आपने बताया, ये बहुत फर्स्ट एड का हो गया। एग्जैक्टली, फर्स्ट एड हुआ भाई, मेडिकल उसमें वी कैन इंक्लूड। तो ये सारे वी कैन डू, तो एक्चुअली एनजीओस की जो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी और बेटर इंक्रीज हो जाएगी। सो बहुत काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये।
So- कम्युनिकेशन भी पेशेंट और पेरेंट्स के बीच में अच्छा होना चाहिए. एग्जैक्टली I've seen so many times abusing language. They say something like that. That should not be like that. Yeah? सेंटर्स को फैमिली काउंसलिंग मैंडेटरी करनी ही चाहिए. उसमें बहुत बड़ा रोल होता है फैमिली का नशा करने में या उनको छुड़ाने में, दोनों चीज़ों में उनका रोल होता है. सो वी कैन वर्क एज अ ब्रिज कि हाँ कि इस तरीके से हैंडल करना है बच्चे को या इस तरीके से उसको संभालना है, और उसमें पेरेंट्स को भी समझाना या उनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एग्जैक्टली. पेपर वर्क अच्छा होना चाहिए. किसी को आइडेंटिफाई करके आप लाते हैं. कई बार इनसाइड अगर डेथ होती है तो एज ए डॉक्टर वी नो अबाउट दैट कि उसका क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है. अभी फंसता नहीं है, जब फंसता है तो उसको सारी चीज़ें याद आती है उस दिन, अरे यार ये भी कर लेता, वो भी कर बिल्कुल. लेता, वो भी कर लेता. जस्ट जनरली अगर कोई पेशेंट पहले आता है तो उसको पेरेंट्स से बात करने के बाद में बोलो कि तेरा बेटा इतने दिन से नशा कर रहा था, बाहर इंजेक्शन लगा रहा था, हाउ कैन वी डोंट डू द मेडिकल कुछ जो हमें करना है फॉर्मेलिटी, जैसे वायरल मार्कर करना बहुत ज़रूरी है. HPV1 SG के जितने पेशेंट आते हैं आप देखेंगे नहीं, HIV से ज़्यादा C बढ़ रहा है आजकल. एग्जैक्टली. और वो इतना इन्फेक्टिव होता है, एक से सबको फैला देगा. So that should not be there now. At least this is just a generalized disease. And the people could afford it. It's not like that कि mean kind को भी बिल्कुल cheaper लोग ही होते हैं. सब लोग कर लेते हैं. थोड़ा करो, दोनों तरफ से सपोर्ट रखो, लेकिन अपने आप को भी सेफ रखो. गवर्नमेंट से फ्री मेडिकेशंस मिलती है, HP सारे मतलब हेपेटाइटिस वगैरह C से B से जितनी भी है, आपको लिंकिंग बना के रखनी पड़ेगी सिस्टम के साथ में धीरे धीरे, और सिस्टम सपोर्टिंग यू. मैं ऑल इंडिया मेडिकल जो अपना गाजियाबाद में है उससे आई एम ऑल्सो DDSC सर्टिफाइड कंसल्टेंट, एंड आई नो दे ट्रेन मी फॉर दिस एंड दे सपोर्टिंग अस टू सपोर्ट द सोसाइटी मोर, लाइक NGOs, गिव देम मोर मोटिवेशनल थिंग्स सो दे कैन कम, बिकॉज यू पीपल आर डूइंग ए वेरी ब्रेव जॉब. मेरे पास में एक OPD में एक मदर आती थी, उसका बेटा इतना नशेड़ी कि उसकी पिटाई करता था, मुंह सूज जाता था. बताइए, एक 60 years ओल्ड लेडी. अब आप सोचिए उस गानों को कंट्रोल करना आसान नहीं है. कहना तो बहुत इजी है वर्ल्ड में, लेकिन आई नो यू पीपल सफर लॉट, यू पीपल मैनेज ऑल. देन आई वांट यू टू बी सेफ, मोर सेफ. यू कैन गिव वेरी पोलाइट एंड क्लियर आंसर टू ऑथोरिटी. Nobody is in charge about you everything. You people are doing a tremendous better job to resolve and save so many houses जिनके बर्तन बेच के चले जा रहे हैं बच्चे. सब addiction. Exactly. They're doing killing, they're doing road race, they're doing some whole kind of activities. So please thank you very much and to all the centers and people. आई थिंक सर वी मस्ट जो नशे की डेफिनेशन हम लोग देते हैं या सुनते हैं NGOs के थ्रू, आई थिंक इट मस्ट बी कि नशा उन व्यक्तियों द्वारा अपनी समस्याओं का ढूंढा गया समाधान है एक्चुअली, जबकि वो समाधान नहीं है, वो खुद एक समस्या है. डेफिनेशन मस्ट बी दिस कि मोस्ट पीपल, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ या उनको ट्रेनिंग देता हूँ, दे मस्ट से कि सर इस वजह से कर लिया, उस वजह से कर लिया, पैसा नहीं था, फैमिली में झगड़े थे, वाइफ के साथ इश्यूज थे, माँ बाप के साथ. यानी वो अपनी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं नशे में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो खुद एक समस्या है. सो ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट ग्रास रूट लेवल. स्कूल्स में मैंने देखा है बच्चों ने वैपिंग स्टार्ट कर दी है सिर्फ कूल दिखने के लिए. क्लास 10 क्लास 8 के बच्चे, एंड दे नो कि उसका मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है. उसका इवन जो ग्रोइंग ब्रेन होता है, जो 6 to 8 जो 8 क्लास में जब बच्चे होते हैं, उनका जो ग्रोइंग ब्रेन होता है, देयर नीड टू बी गेट डायरेक्टेड. उनको डायरेक्शन देने के लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है. काउंसलिंग का मतलब सिर्फ गाइडेंस देना है, संभालना नहीं है. उसको प्रॉपर समझाना, बताना कि उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं आपकी फैमिली पे. ऐसे केसेस हैं कि फर्स्ट टाइम में ही बच्चा एडिक्शन में आया और उसके फैमिली में किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया. तो एक नशे की वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है. हम जानते हैं कि जब एक परिवार बिखरता है तो एक समाज बिखरता है, और समाज बिखरता है तो हमारा राष्ट्र भी बिखर रहा होता है. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, जिस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है. थैंक यू. कुछ में फैमिलीज जाएगा, बट वो तो फैमिलीज खराब कर रहे हैं ना. और जो आप नशा कर रहे हो, सूखा हो गया, इंजेक्शन वाला हो गया, जो भी DNA में जा रहे हैं, फिर बोलेंगे बच्चा एबनॉर्मल हो गया. वो आगे जीन्स पे जाते हैं आपके, कि जो भी नशे से कनेक्टेड होते हैं. और मेरा एक ये भी है कि लाइक रिहैब में पेशेंट्स आते हैं तो उनकी प्रॉपर ना ब्लड रिपोर्ट वगैरह और ये सब करवाएं सब, क्योंकि
ये इंजेक्शन्स लेते हैं, सिरिंज वगैरह ऐसे पास ऑन करते रहते हैं, तो HIV वगैरह हो सकता है। और वही है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं रिहैब के अंदर, तो वो पास ऑन ना हो किसी को चीज़ें। तो आप पहले ये भी थोड़ी सी आप ख्याल रखें कि आप ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह करवाएं प्रॉपर तरीके से। और ये है कि हाइजीन मेंटेन करें, UTI वगैरह ना हो सबको, कि आप रिहैब में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हो, ट्रॉमा लेके जा रहे हो वहाँ से, ये भी ना हो कि डरे ना लोग रिहैब में आने से। मोस्टली फैमिली क्यों, मतलब उनको ये डर लगा रहता है कि कहीं ये ना हो जाए बच्चे को, ये ना हो जाए, प्रूफ दे दो हमें हमारा बच्चा सलामत है या नहीं है, वीडियो दिखाओ, ये सब ये क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि वो इमेज वैसे बिल्ड कर रखी है कुछ लोग ने। तो हमारा ट्रस्ट बिल्ड करना कि हाँ नहीं प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, वही है ना कि हम एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलें चीज़ों को लेके कि हाँ पहले स्टेप में ये चीज़ें होंगी, पहले फिजिकली उसको बिल्ड करो, तभी तो मेंटली सुनेगा ना। पहले टाइम दो उसको कि हाँ बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, डाइट पे फिर डाइट से होके उसको थोड़ा टाइम दो। स्टार्टिंग में वो नहीं सुनता है पेशेंट आपकी, कोई भी काउंसलिंग कर लो वो एंगर में रहता है, फैमिली की होता है उसके कि नहीं फैमिली ने मुझे कहाँ पे पटक दिया है, चाहे उन्होंने कितना ही अच्छा रिहैब ढूंढ के उसको डाला उसमें, पर उसको ये रहता है कि नहीं पता नहीं कहाँ पे पटक दिया, मुझे तो अलग कर दिया सोसाइटी से। पर जैसे हर एक मतलब इंसान एक्सीडेंट होता है, एडमिट होता है, तो उसका मेडिकल वही है कि हाँ उसका हॉस्पिटल में जाके इलाज होगा, सर्जरी होगी, ये सब होगा। तो एडिक्शन का इलाज कहाँ पे होगा? रिहैब में होगा। तो उसको मेडिकल के तरीके से लेना कि हाँ ये नशे का मेडिकल है, उसका हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एडमिट होगा, उसका इलाज वहीं पे होगा। ये और कुछ ये सोचते हैं कि नहीं नशा कर रहा है अभी नहीं भेजेंगे, स्टार्टिंग ही है, सोसाइटी में वही है कि हाँ इमेज खराब हो जाएगी इमेज की वजह से। पर बाद में जो नशे में आके मारपीट करता है तब वो इमेज कहाँ पे जाती है? तब भी तो वो खराब ही हो रही है इमेज। तो आप पहले ही क्योर करो ना उन चीज़ों को कि नहीं पहले ही भेजो उसको रिहैब में, ताकि अकल आए थोड़ी सी। और इतना एक होता है कि मेल है, लड़का होता है, वो लड़का ज़्यादा इतनी हद तक क्यों बिगड़ जाता है? एक तो ये भी जेंडर को लेके भी है कि उसको इतनी छूट मिली हुई है, उससे कोई पूछताछ नहीं हो रही कि ये पैसा कहाँ पे यूज़ करेगा, कहाँ पे जाएगा, कैसे यूज़ करेगा उस चीज़ को। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पेरेंटिंग का भी होता है, तो इसलिए फैमिली काउंसलिंग भी ज़रूरी है इसमें। ये नहीं कि हम अंदर बस रिहैब में ही काम कर रहे हैं, बाहर उसको छोड़ेंगे ना, कभी तो निकलेगा ना वो उस सोसाइटी में। उसको उस तरीके से भी तो मेंटेन करके भेजना है कि वेलबिंग उस तरीके से करके भेजें उसको। तो बस यही बोलना था। थैंक यू। क्योंकि हम घर में ही देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, जहाँ भी हम जा रहे हैं। जैसे हम ग्रोइंग पीरियड में होते हैं अपने डेज में, तो हम ज़रा खिंचाव में जाते हैं मूवीज़ के, एक्टर्स के, है ना। तो एक ना सबसे पहल जो होनी चाहिए वो अवेयरनेस की होनी चाहिए। मैं इस कोर्स के लिए गांव में अभी मैंने एक नया डी एडिक्शन गैप खोला है, और वहाँ पर मैं डीपली गया, गांव में प्रधानों से मिला, पहले सर्च करा, रिसर्च करी कि ऐसा क्या कोज है कि ये गाँवों तक मैसेज नहीं है कि डी एडिक्शन में जाएं, कहाँ जाएं। तो वहाँ पर पता चला कि यार किसी को पता ही नहीं है ये बीमारी है। मकसद तो ये है ना, हम लोगों को समझा भी रहे हैं, डीपली जा भी रहे हैं कि ये डिसीज़ है, बट फैमिली और समाज मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बीमारी। कोई कहता है लत है, कोई कहता है कि जानबूझ के कर रहा है, अपने मजे के लिए कर रहा है, शौक के लिए कर रहा है। अरे शौक कर रहा होता तो गाड़ी घोड़ों में घूम रहा होता, नाली तक कहाँ नौबत आती उसकी। जैसे में हमारी आ गई थी रिकवरी, रोड पे आ गए थे। तो वही से अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और डीपली ज़रूरत है यार। और मोस्टली शहरों में और तो पता चल गया है, गूगल कर लेते हैं लोग, पढ़े लिखे हैं कि एडिक्शन क्या है, नशा क्या है, तो लोगों को एडमिशन हो भी जाते हैं और ट्रीटमेंट करा भी देते हैं, है ना। पर गांव में जाकर हमें एक पहल करनी चाहिए, क्योंकि गांव में तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है और ना उन लोगों को पता है। शहरों में तो आजकल अपडेट हो रहा है, गूगल है, सब कुछ इंस्टा है, सोशल वर्क है ना। तो फैमिली से ही इलाज है यार, फैमिली को मोटिवेट करना है अपने पेरेंट्सों को कि यार देख तुझको बीमारी लगी हुई है और तू उसका ट्रीटमेंट करा, और रिहेबिलिटेशन सेंटर के द्वारा करा। उसके बाद आप कुछ सपोर्टेड ग्रुप से मिलो जो लॉन्ग टर्म रिकवरी देते हैं, और क्योंकि लाइलाज बीमारी है यार, ये समझा है हम। तो बस मेरा यही है, अवॉइड
मैसेज है फैमिली को और सोसाइटी को कि खुद से पहल करें यार। अपनी मर्जी से जाओगे ना इलाज लेने तो डेफिनेटली रिकवरी है, जबरदस्ती डाले जाओगे तो कोई इलाज नहीं है, क्या इलाज ही रहोगे। और यही मैंने बताया था, उससे पहल करनी पड़ेगी, फैमिली को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने बच्चे को, जो भी आपका पेशेंट है, जो भी आपके घर में बीमारी से पीड़ित है, उसको खुद मोटिवेट करना पड़ेगा। उसको धिक्कारना नहीं है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, उसको मोटिवेट करना। एक दिन ऐसा आएगा कि चमत्कार होगा यार, हमारी लाइफ में हुआ है तो उसकी भी। बट हम क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती डाल देते हैं, फिर उस पर फोकस कहते हैं रिकवरी नहीं है, रिकवरी नहीं है। रिकवरी उससे है यार, फैमिली को समझने की और सोसाइटी को समझने की देर है। बस जिस दिन जागरूकता फैल जाएगी समाज में तो रिकवरी रेट डेफिनेटली 100% से ऊपर हो जाएगी। ये मेरी सोच है। थैंक यू। भाई दोनों अनुज और सोनी भी आ गए और सभी लोग हैं हमारे बीच में, बहुत सारे मेहमान हमारे आने। असल में हमारे जो एमसीडी के हेल्थ के डायरेक्टर साहब हैं वो आ गए हैं हॉस्पिटल में, वो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि जैसे ही कार्यक्रम में और मेहमान आ जाए और आपका शुरू हो जाए तो मुझे बता देना। वो हमारे बीच होंगे सिर्फ आधे घंटे। इसके अलावा जिला अधिकारी हैं हमारे आज के कार्यक्रम में, समाज कल्याण मंत्रालय दिल्ली सरकार के। इसके अलावा हमारे पास महिला बाल कल्याण सुपरिटेंडेंट साहब दिनेश सिंह जी हैं जो दिल्ली सरकार में। हमारे बीच अंकित चौधरी आ चुके हैं, जोरदार तालियां। अंकित जो आता रहे सबके लिए ताली जरूर बजाते रहें, क्योंकि हम ही होस्ट हैं और हम ही। अगला शब्द बोल दीजिए। असल में ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि हमें सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है और बहुत सख्त ज़रूरत है, और इस तरह के कार्यक्रम को लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। जितने भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स जुड़े, और एक बहुत ही खास रिहैब से एक लड़का कल बिहार से चला था डॉक्टर साहब, तो वो गाड़ी से आए, कार से यहाँ आए, और एक रिहैबिलिटेशन वो पटना में रन करते हैं। आज से कुछ साल पहले मेरी बात हुई थी। हम चाहेंगे ये वाला पैनल थोड़ा नीचे आ जाए और कुछ लोग और ऊपर आ जाएं जो नहीं आए हैं, उनसे भी थोड़ी सी चर्चा और बातचीत हो जाएगी, और फिर जैसे ही हमारा कार्यक्रम शुरू होगा फिर हम एक पैनल में बातचीत ज़रूर करेंगे। हम बुलाना चाहेंगे गौतम आ जाइए, अनुज भाई आ जाइए। हाँ जी अनुज, दोनों अनुज आ जाए। हाँ जी आप भी आ जाए, रजत भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ। हाँ जी मेरा टेंट वाला था, वो भी मुझे फ़ोन करके यार मेरी वाइफ डेथ हो गई, मैं कैसे आऊँ करे। मैंने वो टेबल लानी थी, उसमें कुछ सामान, कोई बात नहीं। एक बार आ जाइए। कृष्णा तुम बैठ गए, आ गए पैनल में। बस थोड़ा सा हम एक डिस्कशन है जी। तो अंकित चौधरी असल में नशा मुक्ति कार्यक्रम जो, अगर हम बात करें, जब मैंने नशा शुरू किया था तो उतनी रिहैबिलिटेशन, डिटॉक्सिफिकेशन या अवेयरनेस नहीं थी। 1980 के बाद बहुत समस्या बड़ी हो गई, नवीन वाजों पर नहीं, और उसके बाद ज़रूरत पड़ी नशा मुक्ति केंद्रों की या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की। अगर हम आज भी बात करें तो इंडिया में लगभग 300 के करीब फंडेड नशा मुक्ति केंद्र हैं, और जो रिज़ल्ट यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये जो रिज़ल्ट दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन सेंटर्स में या डिटॉक्सिफिकेशन में उतने अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। ये बात मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 38 बार ऐसे सेंटर्स में गया जहाँ पर फंडेड थे, लेकिन बस हर बार रिलैप्स हो गया। कमी तो किसी में भी नहीं थी, शायद मेरी बीमारी बहुत सख्त थी। तो बस में ये जो मॉडल चलाते हैं और सरकार जो चलाती है, इसमें थोड़ा फ़र्क है, थोड़ी भावनाएं जुड़ी। जैसे अभी अनुज भाई एक सेंटर में कह रहे थे, एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरे को फील आया कि मेरा भतीजा था जो नशे में पड़ गया था, तो मैंने उस भावनाओं को महसूस किया, देखा, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी नशा मुक्त हो जाना चाहिए। तो वो हम थोड़ी थोड़ी सभी की शेयरिंग चाह रहे हैं यहाँ पर।
कि क्या अनुभव आपके होते हैं, ताकि हमारी अवेयरनेस, हमारी जागरूकता बढ़ जाए। जैसे ही हमारे कुछ और गेस्ट बढ़ेंगे वैसे ही हम अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे, बस कुछ ही देर में कर देंगे, क्योंकि अभी टीबी की स्क्रीनिंग भी होनी है। सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, कि टीबी की स्क्रीनिंग जरूर करा लें, जितने भी लोग हैं, क्योंकि फ्री में हो रही है सारी जांचें और हाथ की हाथ रिपोर्ट भी है। जितने लोग नशा मुक्ति में नशा करने वालों के साथ काम करते हैं, इन्हें बहुत संभावना होती है कि टीबी का रोग हो सकता है। तो मैं शुरू करूंगा गौतम से। ये गौतम है, ताली बजा दीजिए इनके लिए ज़रा थोड़ी सी। ये मतलब बिहार से यहाँ पर आना, कार से आना, इस प्रोग्राम को अटेंड करने, तो ये बड़ी बात है। तो इनका वेलकम है, इनकी टीम का भी वेलकम है, और हमारे साथ इनकी टीम भी है। तो इनके अनुभव थोड़े थोड़े से हम सुनना चाहेंगे। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार। होता क्या है ना, नशा मुक्ति शुरू में हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। जब परिवार वाले डालते हैं तो एग्रेशन रहता है, गुस्सा रहता है अंदर से कि हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही जब बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, हमारी समझ जब नशे से बाहर हम लोग निकलते हैं, तो एक छोटा सा कोई भी काउंसलर अगर जो काउंसलिंग करते हैं, उनका एक छोटा सा अगर हम लोग बात पकड़ लेना, वहाँ से हम अपने आप को चेंजिंग कर सकते हैं। ये हम खुद अपने बता रहे हैं। जिस दिन मेरा पिकअप हुआ था, मतलब घर से ले करके गया था हमको, हम कसम खा लिए थे कि नहीं, हम एडिक्शन नहीं छोड़ेंगे और जा करके घर वाले को तबाह करेंगे। लेकिन जैसे ही बॉडी डिटॉक्स हुआ, 15 दिन बाद मात्र हमने 17 दिन वो रिहैब सेंटर में भर्ती रहा हूँ, सिर्फ 17 दिन। 15वें दिन क्या पता, मेरे मन में एक मैम काउंसलिंग करती थी, उनका एक बात लग गया कि तुम जरूर कुछ गलत किए हो तब भी यहाँ आए हो। 17 दिन के बाद मैं वहाँ जब वापस निकला, उनके यहाँ 8,000 रुपये पर मंथ पे 18 महीना काम किया। उसके बाद सर से सपोर्ट लिया और अपना एक खुद फाउंडेशन तैयार करके जन समाज कल्याण ट्रस्ट के द्वारा अपना नशा मुक्ति केंद्र चला रहा हूँ। अब भी रनअप में मेरे पास 160 प्लस पेशेंट हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनुज चौधरी है, मैं मेरठ से हूँ और मैं सीआरपीएफ में 2006 में जो है भर्ती हुआ था और शुरुआत मैंने की थी 60 ml से, जैसे जो है फौज के अंदर जो मिलता है वहाँ से मैंने शुरुआत किया। और मेरा जो लास्ट हुआ 2019 में 3 बोतल पर डे राउंड अप में, इतना मैं नशा करने लगा था। और जब मैंने शुरुआत किया, मुझे ऐसा लगता था नशा को लोग जो है बुरा बोलते थे, लेकिन लास्ट में इसके परिणाम का जो है मुझे पता लगा। उसके बाद में 15 साल मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करने के बाद में सब कुछ जो है ज़ीरो कर दिया नशे के कारण, और वहाँ से मुझे जो है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस दे दिया गया। वहाँ से आने के बाद में और ज़्यादा डिप्रेशन में, और ज़्यादा जिद्दी, घर वालों की नहीं सुनना, वाइफ की नहीं सुनना, पिताजी की नहीं सुनना, किसी की नहीं सुनना, उठाना स्कूटरी सीधा ठेके पे, खुलने का इंतज़ार देखता था कब खुले, नहीं तो कभी कभी ब्लैक में मिलता था, ब्लैक में। मतलब 24 घंटे जो है दिमाग में यही चीज़ें घूमती थी कि भाई नशा करना है। उसके बाद में पिताजी ने ये सोच के भेजा था कि भाई ये बचेगा नहीं अब, तो मुझे जो है रिहैब सेंटर में भेजा। रिहैब सेंटर में मैं 7 महीने रहा और शुरू में जैसे ये भैया ने बताया जो है अग्रेसिव होता है, जिद्दीपना होता है। मतलब ये समझ के चलिए मेरे अंदर 90 दिन तक जो है रिजायरमेंट रही है घर वालों के प्रति। नशा नहीं छोड़ूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, जो है कहीं पे मजदूरी कर लूँगा, लेकिन ये चीज़ें जो है नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यही है, काउंसलिंग ही नहीं जो है मेरे को जो है परिवर्तित किया। नहीं तो इतना जिद्दी किस्म का मैं था, फोर्स के अंदर रहा। मेरे जो है सीओ थे राम अवतार सिंह, उन्होंने भी मुझे समझाया, सभी अधिकारियों ने समझाया, यहाँ तक कि एम्स तलक में मैंने ट्रीटमेंट लिया। एम्स में भी मैं स्वीपर को 500 रुपये देता था, एडमिट था वहाँ पे, बाथरूम में जाता था, पी लेता था, फिर आकर के बेड में लेट जाता था। तो ये कंडीशन जो है मेरी थी। यहाँ तक कि जो है सुभारती हॉस्पिटल मेरठ, वहाँ पे भी मैंने जो है इलाज लिया, जो साइकेट्रिक वार्ड है, लेकिन जो रास्ता मिला है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर से ही मिला है। उसमें जो हमारे जो संचालक थे, सेंटर के संचालक थे, उनकी रिकवरी 5 साल लगभग जो है हो गई थी। उन्होंने भी एडिक्शन सेंटर काटा था। उनसे ही मैंने जो है बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और तब ये जिद जो है दूसरे जिद में जो है परिवर्तित हुई जब पॉजिटिविटी आई। और पॉजिटिविटी में ये आई जब वहाँ से रिहैब सेंटर से मैं 7 महीने बाद आया तो कुछ दिख नहीं रहा था, क्या करूँ भाई।
क्योंकि जॉब थी वो जीरो हो गई। 15 साल का जो है कैरियर जो है तबाह कर दिया तूने नशे में। अब घर वालों से उम्मीद कर रहा हूँ, पिताजी से मैंने बोला मैं सोच रहा हूँ कि जो ये मैं जो है नशा मुक्ति केंद्र ही खोल लेता हूँ। तो पिताजी के मेरे बयान ये थे, ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि जो है इतना दिल तोड़ रखा था मैंने उनका। तो बोला तू ठीक नहीं होगा, मुझे नहीं लगता तू ठीक होगा, और हमारी तरफ से तो तू फ्री है और जो तुझे करना है कर ले। तो वहाँ से अब ये था अगर मैं नेगेटिविटी में जाता तो नेगेटिविटी में ये था भाई जो है फिर से नशे पर लग जाए और फिर से जो है अपने को बर्बाद कर ले। लेकिन ये था जो मेरे संचालक थे मैं उनके टच में रहा, अपनी टीम के जो है टच में रहा, जो एनए की टीम थी उनसे मुझे जो है पॉजिटिव मैसेज भी मिलता रहा। तो मैंने जो है रिहैब सेंटर जो है कहीं से पैसा जो है कैसे उठाया, कहीं से ब्याज पे उठाया, तो वहाँ से जो है शुरुआत किया। वहाँ से शुरुआत करने के बाद में 1.5 साल तक मैं लड़ता रहा। मेरे पास में जो है 7 से 8 पेशेंट जो है रहे हैं। उसके बाद में मैं जो है मतलब बढ़ता चले गया, जब जानता चले गया, तो अभी मैं जो है 5.5 साल समथिंग मुझे जो है रिहैब सेंटर जो है चलाते हो गया, उत्कर्ष नशा मुक्ति सेवा समिति। और काफ़ी जो बच्चे हैं, परिवार के बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो मतलब पॉजिटिविटी में जो है चल रहे हैं और रिकवरी में जो चल रहे हैं। काफ़ी लड़के हैं, क्योंकि वो मुझे जो है रोल मॉडल मानते हैं। बस यही कहना चाहूँगा मैं। ठीक है, थैंक यू। फाउंडेशन का संचालन कर रहा हूँ मेरठ में। मैंने इंडियन आर्मी में नौकरी किया 19 साल। वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद रिहैब सेंटर ओपन किया। भाई के साथ टच में था तो इनसे सलाह लेके जब ओपन किया। मेरा मानना ये है कि जो भी रिहैब सेंटर में कर सकता है वो काउंसलिंग कर सकती है। कोई कहता हुआ मैं मेडिसिन दूंगा, मेडिसिन कुछ नहीं होगा। अगर काउंसलर हमारे सही है तो हम रिजल्ट देंगे, काउंसलर नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं। बहुत से सेंटरों में आपको भी पता होगा, हमें पता है कोई काउंसलर नहीं आता। बता दिया कि काउंसलर आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन आएगा कोई नहीं। जहाँ तक जोर दिया जाए रिहैब सेंटर में काउंसलर पे दिया जाए। वीक में एक बार तो काउंसलिंग होनी चाहिए। नहीं, जो मेन काउंसलर होते थे, चौरी जी जाते हैं हमारे पास, दिल्ली से जाते हैं, तो हर बुधवार को एक बार वीक में आएंगे। उसके बाद हमारे पास छोटे होते हैं, वे चल रहे हैं। कुछ संस्थान वैसे होते हैं धार्मिक, उनके आ जाते हैं, वे पर डे काउंसलिंग करते हैं। अगर हम रोज कुछ ना कुछ बता रहे हैं तो पेशेंट की समझ में आएगी। 10 बात बता के एक को पक्का पकड़ेगा। और मेरे हिसाब से मेडिसिन कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ काउंसलर है। काउंसलर का ही जोर देना चाहिए। नमस्कार जी, सनी चौधरी मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। उन्होंने बताया अभी था, एक हमारा भाई है मोनू चौधरी, उसका लीवर वगैरह इतनी ड्रिंक करता था, लीवर वगैरह चेंज हुए थे। उसी से हम प्रेरित होके हमने सेंटर खोला था सभी ने मिल के। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आरोही और देव फाउंडेशन के नाम से चल रही है हमारी संस्था है। और मेरा यही मानना है काउंसलर होना चाहिए, 100% काउंसलिंग होनी चाहिए। कुछ सेंटर वालों ने नाम खराब कर रखा है और होता भी है। कोई फैमिली बोलती है मार पिटाई होती है, ये होता है, कुछ नहीं होता। सेंटर में बस हाँ काउंसलिंग होनी चाहिए बस। जी जी ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं दिल्ली एरिया नारकोटिक्स एनोनिमस हमारी संस्था है, जो कि रिकवरिंग एडिक्टों की संस्था है। और हमारी ये संस्था 1953 से पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है। पूरे इंडिया में और दिल्ली एनसीआर में हम लोग एडिक्टों के लिए काम करते हैं। जो भी नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो हमारे मेंबर बन सकते हैं। हमारी सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट है। और हमारा जो कार्यक्रम है वो एडिक्टों का समूह है। इसके अंदर कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, कोई भी हमारे साथ शामिल हो सकता है। हमारे वहाँ पर कोई भी राजनीतिक धार्मिक मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है हमारा।
कि किसी हम धर्म का जो है हम प्रचार करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि कोई भी अगर नशा छोड़ना चाहता है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे काफ़ी रिकवरिंग मेंबर हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे बात हो रही थी नशा मुक्ति केंद्र की, तो हमारे को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो इनके पास इलाज कराएं और हमारी संस्था से आप जोड़ो। जितने भी लोग हमारी संस्था से जुड़ते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस से, तो वो फिर जो है ना रिकवरी के प्रोग्राम पे चले जाते हैं। ज़्यादातर हमारे मेंबर्स लोग हैं, हमने देखा है वहाँ पे बहुत सारे हमारे मेंबर्स भी हैं जो रिहैबिलिटेशन रन करते हैं और वो मैसेज देते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस का। हमारी दिल्ली एनसीआर के अंदर हर सप्ताह 89 मीटिंग्स होती हैं अलग अलग जगहों पे, स्कूल्स के अंदर, डिस्पेंसरी के अंदर, मंदिरों के अंदर, या जो है और भी कई जगहें हैं जहाँ पे हमारी अलग अलग मीटिंग होती है। अगर हम रोज़ की बात करें तो संडे को भी हमारी कम से कम 8-9 मीटिंग होती है अलग अलग जगहों पे। तो जो भी नज़दीक हो आपके, वहाँ पे आप लोग मीटिंगों से जोड़ सकते हो। उसके अलावा हमारा जो है ऑनलाइन भी हमारा चलता है, हमारा जूम प्लेटफॉर्म पे हमारी मीटिंग्स चलती हैं दिल्ली एरिया की, जो दिन में 4 मीटिंग्स होती हैं। उसकी जूम आईडी वो हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो भी लोग कहेंगे। बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले हैं, वो अपने रिहैब के अंदर हमारी एनए की मीटिंग अगर शुरू करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अब जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हो, उसके अंदर हम मदद करेंगे। और हमारा एक ही मकसद है कि कोई भी नशे से बच जाए। अब नशा करके मरने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो आज जो है नशा छोड़ के अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब 1-2 नहीं है, हज़ारों की संख्या में, और वो खुद भी जी रहे हैं और लोगों की भी मदद कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जुड़ने का कोई भी शुल्क नहीं है कि भैया आपको कोई शुल्क देना पड़ेगा या कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई भी नहीं है। हमारे वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है किसी के ऊपर। हमारी टाइम नहीं है, जिस टाइम पे हमारी मीटिंग हमारी खुली मिलती है। हमारा ज़्यादातर मीटिंगों का टाइम शाम का होता है, शाम के टाइम हमारी मीटिंग्स होती हैं। तो उसके अंदर जो है कोई भी जानकारी लेना चाहता है हमारे नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में तो हमारी मीटिंगों में आ सकता है। हम उसको लिटरेचर प्रोवाइड करवाएंगे, हम उसको बताएंगे कि कैसे हमारा कार्यक्रम काम करता है। या फिर कोई नशे से लड़ाई लड़ रहा है तो वो भी हमारे पास आ सकता है। उसकी भी हमारा अनुभव है कि हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर जितने भी लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग जो है नशे से दूर हो जाते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जिन लोगों के संपर्क में जो है एडिक्ट आते हैं, तो कृपया जो है नारकोटिक्स एनोनिमस का जो है संदेश जरूर दें उनको यार। और हमारे पैम्पलेट्स हैं, हमारे कुछ मेंबर्स आए हुए हैं यहाँ पे, हम उन लोगों को अपना हेल्पलाइन नंबर दे देंगे। हमारे हेल्पलाइन नंबर से जो है आपको मदद मिल जाएगी। आपके आसपास या एनसीआर में या दिल्ली में या दिल्ली के आसपास अन्य क्षेत्रों में भी जो है आप अगर चाहते हो हमारी मदद, तो हमारे हेल्पलाइन से हम संपर्क कर सकते हो। तो हमारे पीछे रवि भाई भी हैं और भी हमारे सदस्य हैं मेंबर, तो वो आपकी मदद करेंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर मीटिंग कार्ड देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। और ये आज सफल है और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और ये पता नहीं कितने बजे पहुंचे हो गौतम तुम? 5 बजे आ जाइए मंच पर, एक बार आ जाइए हमारे साथ मंच उत्कर्ष के पास आ जाइए मंच पर, क्योंकि यहाँ पर वही लोग हैं जिनके साथ नशे की समस्या रही, वो परिवार, वो व्यक्ति। सुमित है तो ये सुलेखा मैडम प्लीज आ जाइए। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत एक्टिवली जुड़ी रहती हैं कार्यक्रम से। ये भी अभी और आपको बता दूं आज इनका जन्मदिन भी है,
तालियां जी एक बार तालियां बजाओ जोर से। बार बार जब ये गाने बार दिल किए गए, तुम जियो हजारों एक बार गा दीजिए। तुम जियो हजारों साल के दिन आगे बढ़े। अच्छा तो लीजिए, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई अभी से बैटरी डाउन हो गई। हमारे डायरेक्टर साहब आ चुके हैं और मैंने उनसे बड़ी तारीफ की है कि हमारे जो एडिटरों के लिए काम करते हैं लोग बहुत एक्टिव होते हैं, काउंसलर, तो ऐसा ना हो मेरी बात छोटी पड़ जाए। और सही में यहाँ के कुछ अधिकारी को छोड़ लो, ऐसे कार्यक्रम सरकारी में कराना अपने आप में चैलेंज होता है, क्योंकि नशा मुक्ति एक ऐसा टॉपिक है जिसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। मैं वीडियो डालता हूँ, मेरी वीडियो देखता ही नहीं सही। अच्छा, वो लोग देख लेंगे जिनको इनपुट सेशन लेना होता है ना, वो कुछ अपना मटेरियल निकालते हैं, तो ऐसे कम लोग होते हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं सभी की जानकारी के लिए बता दूँ, मेरे पास कल एक फ़ोन आया, मैं एक सेशन कर रहा था सुबह, मनीष का सेंटर है, मनीष हमारे बीच है, मनीष ऊपर आ जाइएगा, मनीष के लिए चेयर लाओ या अगले पैनल में ले लीजिए। ये वाली जो लाइट है ना, ये वाली। तो मेरे पास एक फोन आया, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है। आपने सभी ने देखा होगा नवभारत में एक सीरियल चल रहा है प्रेरणा दीप अवार्ड, अगर आपने पढ़ा हो अखबार में, नवभारत टाइम्स का, किसी ने पढ़ा है? और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे प्रेरणा दीप अवार्ड के लिए कल सिलेक्ट कर दिया है। और कांग्रेचुलेशन। मतलब जब मैं सेशन ले रहा था तो जब मेरे पास फोन आया कि हम वहाँ से बोल रहे हैं, मैंने प्रोफाइल तो भेजी थी, मेरा बेटा काम कर रहा था, सारा ईमेल भेजना, कोऑर्डिनेट करना। हेलो, तो मेरे पास जब फोन आया तो मैं सेशन कर रहा था मनीष के सेंटर में, लड़कियों का सेंटर है इनका, और उन्होंने कहा आपको सिलेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल हम इनकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी प्रोफाइल आपकी है, जो काम आप कर रहे हो, और वो मुझे बहुत महीनों से रीड कर रहे थे, मतलब अवार्ड ऐसे नहीं मिल रहा था। मैं एक दिन यहाँ डॉक्टर साहब से मिला था, राजे जी आपका वेलकम है, स्वागत है। तो मेरे डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, जो मेरे मेंटोर भी हैं, एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर समझे आप, डॉक्टर अनिल चौधरी। वो कह रहे हैं अवार्ड अवार्ड कुछ नहीं होता है, तुम मेहनत करो, जो कर रहे लोगों की सेवा करो, ये बेकार की बात है। मैंने कहा ठीक है भाई सर, कि मुझे मेहनत करनी है, और जो मैं ठीक हूँ और भी लोग भी ठीक हो। तो उसके दो दिन बाद ये कॉल आ गई, तो मैंने क्या बताऊँ, मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि, और लोग भी अच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि फ्लो बन जाता है काम का, तो अच्छा लगता है कि मेरा जुनून है ये, मेरा पैशन है कि नशा मुक्ति के लिए काम करना है। तो उन्होंने कहा आपको सिलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए, और 4 तारीख को आप अपना पूरा दिन फ्री रखिए, क्योंकि 4 तारीख को एक बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो उसमें आपको अवार्ड दिया जाएगा। तो मेरे लिए बड़े खुशी की बात है, गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा का, मेरे ईश्वर का, मेरे साथियों का, मेरे गुरुओं का, सभी का धन्यवाद कि मतलब मैं इस काबिल बना कि मुझे आज सम्मानित किया जाता है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाले बच्चे जो काम कर रहे हैं, जैसे गौतम है, अब ये इतनी दूर से बताओ क्या भावना रही होगी। साबू भाई हैं, साबू भाई कहाँ हैं? ये नारकोटिक्स एनोनिमस, देखिए नारकोटिक्स एनोनिमस का मैं भी संदेश दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी मेंबर हूँ, लेकिन एक तरीका होता है। हमारी पीयर कमेटी है, हमारा HNI वाले हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये फैसला लेते हैं कि हमें कौन से मंच पर क्या बोलना है। हर आदमी नहीं बोल सकता कि नारकोटिक्स एनोनिमस को ये लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये लोग आज हमारे बीच में हैं, तो अपना अपना रोल निभाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है।
और जब ये मैसेज बहुत आगे तक जाता है तो हमारे बीच में हमारा नया पैनल है। मैं चाहूँगा कि कुछ अपना अपना बताते रहें। हमारे बीच में सोनाली हैं जो काउंसलर हैं। सोनाली आगे आ जाइए आप। ये गुड़िया है हमारी, और ये जोरदार तालियां हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहिबा के लिए। जोरदार तालियां हिंदू राव हॉस्पिटल की हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहिबा। और अभी थोड़े दिन पहले इनके हॉस्पिटल में एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हुआ था तंबाकू को लेके। विश्व तंबाकू दिवस था और हमारी मैडम बहुत इस बात का ख्याल रखती है कि समाज सेवा और जो नशे का प्रोग्राम है वो जोर जोर से मतलब एनजीओ के साथ मिलकर हम जब तक चलाते रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, वेलकम हमारे इस कार्यक्रम में। बस कुछ ही देर में हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हमारे डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर होंगे। बस कुछ समय की बात है। ये वो लोग हैं जो हमारे आज के गेस्ट हैं। इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है। तो हम चाहेंगे कि सभी अपने अपने थोड़े से विचार इसे गोष्ठी के माध्यम से रखें। हेलो, कुलदीप, थैंक यू अमृत सर फाउंडेशन की तरफ से मेरे को मौका दिया। मैं इस कार्यक्रम में मैं कोई एडिक्ट नहीं रहा हूँ, लेकिन एक एडिक्ट मैं बाप जरूर रहा हूँ। मेरा बेटा एडिक्शन का शिकार हो गया था, तो मैं इसको बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन आज मेरे को अनूप जौहरी सर से मुलाकात और अनूप जौहरी ने अपने सानिध्य में लेकर उसको इस तरह से मोटिवेट किया और मोटिवेशन के साथ अपने जो इनके शिष्य कहें कृष्णा हो या नवीन हो उनके साथ उसको रखा। आज के डेट में ये नोएडा एरिया में नशे के विरुद्ध में अच्छा काम कर रहा है। डी एडिक्शन सेंटर खुद रन कर रहा है और खुद भी रिकवर है और रिकवर होने के बाद एडिक्शन में दूसरे बच्चों को, दूसरे जो भटके हुए हैं, जो इसने झेला है, उसको रिकवर होने के बाद उनके लिए अब अच्छा काम भी कर रहा है। इसलिए मैं इस पर गर्व करता हूँ कि अपने न कि ये रिकवर हुआ, रिकवर होने के बाद इसने बोला कि बाबा मैं अब यही काम करूँगा, दूसरे को रिकवरी में कोशिश करूँगा और कर रहा भी है। और अरुण जौहरी सर के सानिध्य में मोटिवेशन में अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू। मेरा नाम शमीम आलम है, मैं एक रिकवरी एडिक्ट हूँ। तकरीबन 18 साल पूरे हो जाएंगे 7 जुलाई को। नशे की ज़िंदगी जी, उसके बाद अब रिकवरी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो पता चला कि हाँ, नशे पे जीत हासिल करी जा सकती है और इसी पे मेहनत चल रही है। मैं एक फाउंडेशन चलाता हूँ, जेएमएक्स फाउंडेशन, जो तकरीबन 2013 से काम कर रहा है सारे एडिक्टों पर, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हैं। अब ये बीमारी इतनी, जब हमें बताया जाता था बीमारी के बारे में कि बीमारी इतनी खतरनाक है, हमें यकीन नहीं होता था, हम खेलते रहते थे कि नहीं, हम समझते नहीं थे इन बातों को। और सच्चाई में जब पता चला कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है और इससे निकलना आसान नहीं, तब सीखना समझना शुरू करा और गुरुओं की सरपरस्ती हासिल करी। तो उन्होंने समझाया, मोटिवेट करा, आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल पे काम भी हो रहा है। काफ़ी सोइयों के आसपास बच्चे ठीक भी हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बड़ा सम्मान दिया गया हमें। हमारी ख्वाहिश है कि उस प्रोग्राम को वाले कामयाब करें और खूब तरक्की दे, क्योंकि ये छोटा सा काम था, छोटी मोटी मीटिंगें करते थे, अब इतने बड़े लेवल पे हमारे काम जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम जोजो थॉमस है और अनूप जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आप इतना इनके बाद हमको इन्वाइट किया इसमें, और उनका जो है काम करने का जो मोटिवेशन है, इतना लोगों को इकट्ठा करके मैं तब से देख रहा हूँ, 1998 से उनको देख रहा हूँ। वो इसी में लगा हुआ है, करते रह रहे, काम करते रह रहे। मैं उनको बहुत
धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने एक बार बोला मैं आ गया। और 98 से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, उसके बाद में बहुत सारा काम किया है, अलग अलग फील्ड में भी किया है। मगर मेरा जो दोस्ताना है, वो फ्रेंडशिप है, वो बड़ी लोगों के साथ में लगे अभी भी है। तो मैं अपने आप को काउंसलर या पॉसिबली ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं एक एडिक्टों का फ्रेंड हूँ, अभी भी है। और हमारा अब पुराना 25 साल पुराना दोस्त लोग बहुत है, हम वहाँ कभी कभी मीटिंग में भी जाते हैं, मीटिंग में भी कभी कभी जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अनुज जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भारत में एक प्रिय एडिक्ट। मैं ज़्यादा कुछ तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या है, एक चीज़ मैं शेयर जरूर करूँगा कि आज का जो ट्रीटमेंट है, और जिस समय 95 में मैं लोग इकट्ठे थे, इतना फर्क है कि हमने सेंटर के चक्कर लगा के तब एडमिशन मिला था, और आज क्या है कि लिया हो और एडमिशन कर घर से लिया, और इतनी फैसिलिटी दे देंगे, VIP ये वो खा पी दो। दोस्तों मेरी जो थिंकिंग है, मैंने अनुज ने किया है, 10.5 महीने तक हमारे मिर्च की भी वैल्यू दिखाई गई थी उस संस्था में, और उस संस्था का नाम नवज्योति, जो कि ऑल ओवर दिल्ली में सबसे ज्यादा रिजल्ट उसका है। हमारे काउंसलर हुआ करते अमित जी, जिन्होंने TC प्रोग्राम स्टार्ट किया था। मैंने रंजुना में ज्यादा को अपने बारे में सिर्फ एक ही कहानी है, आपकी मेरी सबसे मेन कहानी क्या है, और आपको पता है कि जिस समय हमने इलाज लिया था, जिसमें 95 में 10 महीने, यानी कि फिजिकली मेंटली हर तरीके की मेहनत, एक छोटी सी गलती 2 घंटे खड्डा हो दो, यानी कि यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम भी अपने हाथों से साफ किया लास्ट टाइम, वो था हमारा इलाज। उस समय कैसे भूल जाए, हमारे को पता था वहाँ बीड़ी बंद थी, मैंने और अनुज ने अद्धे उठा के पिए, वो था इलाज। दूसरी बात जो मेरे को रिकॉर्डिंग मिला 98 में, ये सच्चाई हर एक के साथ होगी कि एडिक्ट जब तक नशे में रहता है बहुत कम चांस है कि वो बाप बनते, ये सच्चाई है। मेरी बड़ी लड़की का छोटी लड़की का करीब 9 साल का, 10 साल। दोस्तों 99 में नई किड फाउंडेशन मैंने स्टार्ट की, और जब तक मेरे को ग्रुप का साथ मिलता रहा, देहात के जितने मेंबर थे, कई मेंबर यहाँ बैठे जैसे महेंद्र भाई और भी मेरे देहात के थे, मैं देहात से जुड़ के रहा, इकट्ठे अब करीब 40 मेंबर इकट्ठे होकर मीटिंग में आ गए। मीटिंग के बगैर कोई रास्ता नहीं है रिहैब से निकलने के बाद। ये मैं सोचूं, मान लो सपोज 95 में निकल के मैं घर बैठ जाता तो मैं ठीक नहीं रह सकता। मेरा ग्रुप बनाया, मैंने पढ़ाया, उन्होंने मेरी मदद की, ग्रुप ने मैंने उनकी मदद की, तब रिकॉर्डिंग में आया। थैंक यू दोस्तों, आपने थोड़ा धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम जयप्रकाश, और नशे से दूर आज मेरे को 19 साल हो गए। बाकी तो जैसे कि हम सभी लोगों की मिलती जुलती कहानियाँ हैं, नशे के दौरान सभी ने, किसी ने कुछ ज़्यादा किया है, किसी ने कम किया है, पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो नशे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनके परिवार में भी शायद कोई नशेबाज नहीं होगा। तो भगवान ना करे कभी भी अगर आप लोगों को इस तरीके की दिक्कत या परेशानी आए कि कोई परिवार में या समाज में, कोई भी आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नशे से पीड़ित हो, और आप चाहें कि उसका पुनर्वास हो, उसका इलाज हो, उसका ट्रीटमेंट हो, तो पहले रिहैब की इंक्वायरी जरूर ले लें। मैं अपने मुँह से, मैं खुद एक रिहैब चलाता हूँ, मैं अपने मुँह से कुछ नहीं बताना चाहता, है ना। कभी भी आप अगर अपना किसी भी पेशेंट को किसी भी रिहैब में आप डालना चाहो, पहले उस रिहैब की इंक्वायरी ज़रूर लें, वहाँ जाके विजिट करें और देखें समझें उस माहौल को कि इसमें हमारा बच्चा या हमारा भाई या कोई भी अन्य लोग यहाँ पे रह के सक्षम है, ठीक हो सकते हैं, तो ही उसको वहाँ पर डाला जाए। नहीं तो आजकल रिहैब के नाम पे लोगों ने बिजनेस खोल रखा है, और बिजनेस के तरीके से लोग बाग काम कर रहे हैं, है ना। उन्हें कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि पेशेंट को खुजली हो रही है, बुखार हो रहा है या कोई दिक्कत है। उनको पेशेंटों का नाम भी नहीं पता
कि मेरे पास जो पेशेंट है ये कहाँ से आया है, उसका क्या नाम है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दो पहलू होते हैं हर चीज़ के, है ना, तो एक अच्छा भी होता है एक बुरा भी होता है। तो बस मेरे भी परिवार ने, मैंने भी बहुत दुख उठाए नशे के दौरान, है ना। और बस ईश्वर को ये लगा कि राष्ट्रीय नशा विरोधी संगोष्ठी सेमिनार में हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि पूरे विश्व को जागरूक किया जाए। नशा हमारे परिवार की, हमारे देश की, हमारे नौजवानों की एक बहुत ही गंभीर और एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। तो हमारे साथ हैं अंकित त्यागी हैं, हमारे साथ डॉक्टर जोहल हैं जो MBBS हैं और बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं नशा मुक्ति के लिए। हमारे साथ है मीनू जो एक चेयरमैन है अपनी राइज अगेन फाउंडेशन की, और एक मनोवैज्ञानिक भी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ अकरम जी हैं जिनका 20 साल का अनुभव है एयरफोर्स के साथ काम करने का, और वहाँ से रिटायर के बाद आज ये बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में। आप सभी का स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि मॉडल कौन सा होना चाहिए नशा मुक्ति का, क्यों हमारे बच्चे नशे की तरफ जाते हैं और कैसे रोकथाम की जाए, क्या हो सकता है कि इन बच्चों को नशे से बचाया जाए, क्या हो सकता है कि जो नशे में फंस गए हैं उन्हें ठीक किया जाए। आज हम उन्हीं मॉडल्स की बात करेंगे और क्या अच्छे तरीके हो सकते हैं, चाहे नशा मुक्ति केंद्र हों, जैसे अंकित त्यागी हमारे साथ हैं, ये अपना एक क्लीन सोबर हाउस के नाम से नोएडा में सेंटर रन करते हैं। इनके विचार, अकरम जी चूँकि बहुत सारे नशा मुक्ति में जाते हैं, राइज अगेन की मीनू मैडम चूँकि ये चेयरमैन है और अपना रिहैबिलिटेशन रन करती है, डॉक्टर सोहल जो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं। तो इन्हीं सभी के विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हमें बहुत ही जागरूक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर जोहल से चाहूँगा कि